Hello everyone, I am ML Goyal, former lecturer and principal of स्कूल एजुकेशन। पिछले एपिसोड पार्ट 3 में आपने समझा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज में किस प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज होती है, खाते किस प्रकार बनते हैं और अंतिम खातों में किस प्रकार से दर्शाते हैं। एक प्रश्न मैंने आपको दिया था और उसका हल भी मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको उसका हल भी समझाऊंगा और उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आपको मैंने पिछले एपिसोड में एक टिप्स दी थी कि आप अपना गोल तय कीजिए और समय तय कीजिए कि किस समय आपको कितनी पढ़ाई करनी है। आज आप ये तय करें कि कक्षा में आप नियमित रूप से रहेंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वह अपने शिक्षक से डिस्कस ज़रूर करेंगे और उसको वहीं हल करेंगे। साथ ही रोज़ का कार्य रोज़ करेंगे, कल पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए समझते हैं उस प्रश्न को जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिया था। प्रश्न में सबसे पहले प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया था। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि उस ओपनिंग बैलेंस से विपरीत प्रविष्टि करनी है। समझिए, तो ये प्रविष्टि बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट की एंट्री है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो आपको उल्टी एंट्री करनी है और यह एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। अमाउंट 7,500। इस वर्ष जो रेंट पेड किया है वह है 27,500 और एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपको समझना यह है कि इस वर्ष रेंट का आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड रेंट है, तो इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट प्रीपेड रेंट, समझिए 7,500 रुपये वर्ष के प्रारंभ में प्रीपेड है। इस वर्ष चुकाया 27,500, दोनों को जोड़ दीजिए और इस वर्ष जो चुकाना था 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो राशि आती है उसको इसमें से लेस करना है। तो ये देखिए 35,000 में से 30,000 को लेस कीजिए, अमाउंट आ गया कितना 5,000। चुकाना था हमें 30,000 और चुकाया हमने कितना 35,000, तो 5,000 रुपीज़ आपने अगले वर्ष के लिए चुकाया, वह कहलाता है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री देखिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 5,000 और यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा संख्या बनाई है नंबर 1 की। इसका मतलब है कि यह राशि कैसे ज्ञात हुई, वर्किंग नोट में देखिए नंबर 1 पर। यह भी एक छोटा सा टिप्स है जो आप काम में ले सकते हैं। वर्किंग नोट का अकाउंटेंसी में बहुत महत्व है। अगर कोई अमाउंट आपने वर्किंग नोट से ज्ञात किया है तो वर्किंग नोट का जो क्रमांक है वह क्रमांक अमाउंट के ऊपर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में और प्रीपेड रेंट अकाउंट बनाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप बैलेंस लिखिए टू बैलेंस बीडी। यह टू बैलेंस बीडी है 7,500, क्लियर। और उसके बाद में सारी पोस्टिंग कर दीजिए। पोस्टिंग करने के बाद में आप रेंट अकाउंट को ट्रांसफ़र कीजिए P&L में और जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है उसका बैलेंस निकालिए और यह है बाय बैलेंस CD जो दिखाएंगे बैलेंस शीट में। देखिए P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग आपके सामने है। टू रेंट 27,500, ऐड प्रीपेड रेंट ओपनिंग। ऐड क्यों किया यह आप समझ गए होंगे। पिछले वर्ष हमने एडवांस चुकाया तो यह राशि इस वर्ष की है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो अमाउंट हो गया 35,000। चुकाना था हमें कितना 30,000, तो 5,000 आपका प्रीपेड है, लेस कर दीजिए और जो 30,000 है इस वर्ष का 12 महीने का वो P&L में आ गया। बैलेंस शीट के अंदर इस वर्ष का जो बैलेंस है प्रीपेड रेंट का वह दिखा दिया हमने असेट्स में। इस प्रकार आपने समझा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर प्रश्न में है तो किस प्रकार से आपको समायोजन प्रविष्टि करनी है, खाते किस प्रकार बनाने हैं, अंतिम खातों मदें कैसे दिखानी है और नए वर्ष में विपरीत प्रविष्टि कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप जो बोर्ड पर नोट्स दिए हैं इन्हें अच्छे से नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। अब जरा इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। समझिए इसको। अग्रलिखित सूचनाओं से मजदूरी एवं वेतन खाता बनाइए तथा 31 मार्च 2023 को अंतिम खातों में मदें दर्शाइए। आपको जो कार्य दिया है उसको समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है, केवल आपको अकाउंट बनाना है। क्लियर? अब देखिए पॉइंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। यहां पर शब्द देखिए, वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब यह ट्रेडिंग अकाउंट की मद है। तारीख है आपका 1 अप्रैल 2022, इसका मतलब वर्ष के शुरू की मद है। क्लियर? आगे देखिए, वेजेस एंड सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग ₹1200 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल की जो वेजेस और सैलरी पेड की है वह हो गई एडवांस, हम कह सकते हैं प्रीपेड वेजेस एंड सैलरी। तो देखिए बनाना क्या हमें, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट। सबसे पहले इसको समझिए। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी विपरीत प्रविष्टि करनी है आपको आउटस्टैंडिंग वेज एंड सैलरी। तो सीधी एंट्री आपको आनी चाहिए। क्या एंट्री होती है? वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेज एंड सैलरी। तो उल्टी एंट्री कर दीजिए इसकी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेज एंड सैलरी। तो देखिए सीआर पक्ष में बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ये आपके 2800 रुपये जो कि ओपनिंग बैलेंस है उसकी हमने विपरीत प्रविष्टि कर दी। इस वर्ष जो चुकाया है वो है 9200 रुपये। तो एंट्री क्या बनती है? वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए डेबिट पक्ष में टू कैश 9200। अब समझना ये है कि अगले साल की राशि कितनी है, वह लिखी हुई है 1200। तो प्रीपेड की एंट्री कर दीजिए, प्रीपेड वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेज एंड सैलरी। तो क्रेडिट साइड में देखिए बाय प्रीपेड सैलरी वेज हो गया, ये हो गया कितना? 1200 रुपये। तो ये है आपके वेजेस एंड सैलरी। क्लियर? ये हमने एंट्री कर दी। और अकाउंट को बंद करना है तो यह बंद होगा बाय, यह अकाउंट बंद होगा किससे? ट्रेडिंग से। यह P&L से बंद नहीं होगा बल्कि ट्रेडिंग अकाउंट से बंद होगा। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये 5200 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अंतिम खातों में। तो अंतिम खातों में आपको मद देखनी है कि मद ट्रेडिंग की है या P&L की है। तो वेजेस एंड सैलरी जो मद है वह ट्रेडिंग अकाउंट की मद है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। सबसे पहले टू वेज एंड सैलरी 9200, जो कैश है वह सबसे पहले लिखिए। अब इसमें से लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, तो इसको लेस कर दीजिए। 2800 रुपये को लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये पिछले वर्ष के बकाए हैं और हमने इस वर्ष चुका दिए। तो लेस कर दिया, अमाउंट आता है 6400 रुपये। इसमें से भी अगले वर्ष का चुकाया है उसको लेस कीजिए, लेस प्रीपेड क्लोजिंग 1200 रुपये और ये अमाउंट आ गया 5200 रुपये। देखिए इस अकाउंट में भी यहाँ पर बाय ट्रेडिंग लिखा है 5200 रुपये। बैलेंस शीट में वर्ष के अंत में जो भी बैलेंस है वो दिखाते हैं। और बैलेंस हमारा क्या है? प्रीपेड वेजेस एंड सैलरी कितना? 1200 रुपये। और ये असेट्स की मद है तो असेट साइड में हमने इसको दिखा दिया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु समझाने जा रहा हूं। कई बार प्रश्न में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के स्थान पर मिलेगा एक्रूड एक्सपेंसेस। थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है। सामान्यतः लेखक इसमें अंतर नहीं करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही उपयोग करते हैं। फिर भी समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। इसके लिए मैंने एक प्रश्न का सहारा लिया है। जरा प्रश्न देखिए, रमेश से ₹20,000 का ऋण लोन 12% वार्षिक ब्याज पर एनम की दर से लिया। ब्याज का भुगतान, अब देखिए 20,000 का लोन हमने रमेश से लिया है, उसका जो ब्याज है वो है 12% पर एनम, लेकिन ब्याज का जो भुगतान है
वह करना है 6 महीने में 30 जून को और 31 दिसंबर को। क्लियर? यानी कि ब्याज जब ड्यू होगा वो 30 जून को ड्यू होगा और ड्यू होगा 31 दिसंबर को, और 6 महीने का ब्याज चुकाना है। 31 दिसंबर 2022 को देय ब्याज का भुगतान नहीं किया है। अब आप बात समझ गए कि 31 दिसंबर 2022 को जो ब्याज ड्यू हुआ वह नहीं चुकाया, लेकिन 30 जून तक जो ब्याज था वह चुका दिया है। इसका मतलब 1 जुलाई से लगा करके और 31 दिसंबर 2022 तक का ब्याज नहीं चुकाया। आगे समझिए, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। अब जो हमारा वित्तीय वर्ष है या लेखा वर्ष है वह समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2023 को। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली बात जो आप जानते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वह जो देय हो चुका है अर्थात ड्यू हो गया है पर चुकाया नहीं है। इसको समझिए। सबसे पहले समझिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। 1 अप्रैल 2022 से लगा करके 31 मार्च 2023 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब जो इंटरेस्ट पेड कर दिया वह पेड किया हमने 1 अप्रैल से लगा करके और 30 जून तक का पेड कर दिया। तो पेड कहाँ से नहीं किया? 1 जुलाई 2022 से। समझिए, आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है वह कहलाएगा 1 जुलाई 2022 से लगा करके 31 दिसंबर 2022 तक का, क्योंकि यह इसी वर्ष में देय हो गया, इसी वर्ष से संबंधित है। तो जरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। 20,000 इंटू 12/100 क्योंकि 12% है, और 6 महीने का 6/12, तो यह ब्याज बनता है कितना? 1200 रुपये। तो यह तो हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अर्थात वह जो ड्यू हो गया है पर चुकाया नहीं है। तो यह 31 दिसंबर को ड्यू हो गया। अगला जो ब्याज है उसमें सोचिए। देखिए, अगला जो पॉइंट है उपार्जित व्यय। अब देखिए 31 दिसंबर के बाद में 1 जनवरी से लगा करके अगला 30 जून तक ब्याज 6 महीने का होगा, लेकिन 30 जून जो है वो अगले वित्तीय वर्ष में आ रहा है। तो इस वित्तीय वर्ष में कितनी अवधि आ रही है? 3 महीने की। तो यह 3 महीने का जो ब्याज है वह ड्यू नहीं हुआ है पर इस वर्ष से संबंधित है। इसको हम कहते हैं उपार्जित व्यय। समझिए, उपार्जित व्यय या एक्रूड एक्सपेंसेस वह व्यय जो चालू वर्ष से संबंधित है पर देय नहीं हुआ है। जब ड्यू नहीं होगा तो हम चुकाएं कैसे? है इस वर्ष संबंधित लेकिन चुकाना नहीं था, चुकाएं कब? अगले वर्ष में। तो 1 जनवरी 2023 से लगा करके 30 जून 2023 तक का जो ब्याज है वो 30 जून 2023 को चुकाएंगे, लेकिन बीच में आ गया 31 मार्च। तो 3 महीने का जो ब्याज है वह इस वर्ष का है लेकिन कहलाएगा उपार्जित ब्याज। देखिए कैलकुलेशन। एक्रूड इंटरेस्ट 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक 3 महीने का है, तो वही तरीका 20,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो ये हो गया 600। क्लियर? तो इन दोनों में ये अंतर है। पहले वो समझाया था आपको, उसमें सीधे ही 9 महीने का ब्याज आउटस्टैंडिंग होता है। अब बात करते हैं जनरल प्रविष्टि की। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, केवल आपको शब्द काम में लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो यह लिख दीजिए, एक्रूड एक्सपेंसेस है तो यह लिख दीजिए। देखिए एंट्री, ये है एंट्री आपकी, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस। तो इन दोनों की जो प्रविष्टि है वह बनेगी किस तरह से? समझिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यह 1200 का ब्याज ड्यू हो गया है, चुकाना था पर नहीं चुकाया, कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। और यह 3 महीने का ब्याज टू एक्रूड इंटरेस्ट 600, यह ब्याज ड्यू नहीं हुआ है लेकिन इस वर्ष से संबंधित है, कहलाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। तो आप लोग इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि यदि हमें अंतर करना पड़े कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस में क्या अंतर है, तो आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। चलिए बोर्ड पर जो नोट्स लिखे हैं उसे आप नोटबुक में अवश्य उतार लीजिए।
तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट 4। मुझे विश्वास है कि आपको बड़ी प्रकार से यह समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, इनकी ओपनिंग बैलेंस का आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस का आपको क्या करना है। अगला जो पार्ट है पार्ट 5, उसमें हम नए एडजस्टमेंट को सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जिन्होंने भी इस वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।